2 दिसंबर 2019 को मुंबई के माहिमा बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति की नज़र समुद्र की लहरों की तरफ पड़ी, जहां पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस को देखते ही उस व्यक्ति को लगा कि शायद उसमें कोई कीमती चीज हो सकती है, इसलिए वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा तो सूटकेस के पास जाते ही उस व्यक्ति को बहुत अजीब सी और बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, जिससे वह तुरंत समझ गया कि सूटकेस में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वह व्यक्ति तुरंत पुलिस को फोन करता है और सारी बात पुलिस को बताता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद उस सूटकेस को खोलकर देखा जाता है, लेकिन जैसे ही सूटकेस को खोला गया तो वहां पर मौजूद सभी लोग के होश खराब हो गए, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का पार्ट था, उसके साथ ही एक कटा हुआ हाथ और पैर भी मौजूद था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सूटकेस समुद्र की लहरों से बहता हुआ वहां किनारे पर आया था, जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग। इसी कारण पुलिस वालों के लिए यह केस बहुत ही बड़ी चुनौती बन गया था। आखिरकार यह कैसे पता लगाया जाए कि यह व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का यह हश्र किसने किया है और क्यों। लेकिन फिर जिस तरीके से पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करते वह वाकई में काबिल तारीफ है। और जैसा कि पुलिस वालों ने उस सूटकेस को खोलकर देखा था तो उसमें एक हाथ एक पैर पॉलीथीन में लिपटा हुआ मिलता है, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से मृतक की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। मगर उस सूटकेस में मात्र एक ऐसी चीज होती है जो इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी होते हैं और वह कपड़े सिर्फ इसलिए और इस तरीके से रखे गए थे ताकि उन अंगों से निकलने वाला खून उन्हीं में सिमटा रहे और उस सूटकेस के बाहर ना निकल सके। इसके बाद जब उन कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता है। उन कपड़ों में पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट भी थी। इसके बाद पुलिस वाले कुछ मछुआरों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस समुद्र के अंदर जाकर ऐसे ही कुछ सूटकेस की तलाश करना, या फिर ऐसा कोई बैग भी हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि हो सकता है वहीं कहीं आसपास ही उनके बॉडी के बाकी पार्ट्स भी सूटकेस या फिर बैग में मिल सकते हैं। लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद भी उन मछुआरों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसके बाद पुलिस द्वारा उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि यह तो पता लगाया जा सके कि आखिर यह घटना कब घटी थी। उन पार्ट्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि यह घटना तो 5-6 दिन पहले की घटी है, यानी कि यह सूटकेस 2 दिसंबर 2019 को मिला था और इसका मतलब था कि यह घटना 26 या 27 नवंबर को घटी थी। साथ ही जांच के समय उसके हाथ के फिंगरप्रिंट को भी निकाल लिया जाता है, जिसके फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच करवाया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर अभी तक तो क्रिमिनल के ही रिकॉर्ड रखे जाते हैं और आम लोगों के रिकॉर्ड रख पाना भी तो मुश्किल है, संभव नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में आम नागरिकों के भी डीएनए और फिंगरप्रिंट तक के डेटा को रखा जाता है। खैर, अभी तक तो पुलिस वालों के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे वो इस केस की गुत्थी को सुलझा सके। इसलिए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और अब क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले सूटकेस की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है और हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि सूटकेस के अलावा पुलिस के पास कोई भी सुराग या सबूत नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे, लेकिन एक शर्ट ऐसी भी थी जिसमें टैग लगा हुआ था जिस पर एल्मा मेंस वियर लिखा था, और यही टैग इस केस को सॉल्व करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम एल्मा मेंस वियर का पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिर यह शॉप कहाँ है, और फिर थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह शॉप तो मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलगाम रोड पर है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बिना किसी देर के शॉप पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस उन्हें वह शर्ट दिखाकर उसे पूछती है कि यह शर्ट आपके यहाँ की है, क्योंकि टैग तो इस पर आपके शॉप का ही लगा हुआ है। इसके बाद शॉप पर काम करने वाले टेलर ने कहा कि यह टैग तो हमारे शॉप का ही है और अगर यह शर्ट हमारे शॉप से ली गई होगी तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास जरूर होगा। इसके बाद उस टेलर ने एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली जिसमें वह हर एक कस्टमर के कपड़े के सैंपल के साथ उसका नाम भी लिख कर रखता था। और कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई उस शर्ट से मैच होने वाले कपड़ा उस टेलर को मिल जाता है और साथ ही वहां पर एक नाम भी लिखा हुआ था और वह नाम था बेनेट रेब्लो। अब पुलिस को तो यह पता चल गया था कि जिस व्यक्ति ने यह शर्ट दिलवाई थी उसका नाम बेनेट था, लेकिन वहां से पुलिस को सिर्फ उसका नाम ही पता चल पाया था, क्योंकि उस टेलर ने तो उस व्यक्ति का फोन नंबर लिखा था और ना ही पता लिख कर रखा हुआ था। इसलिए यहाँ से पुलिस के सामने एक और चैलेंज बढ़ जाता है कि सिर्फ एक नाम के सहारे इस व्यक्ति को मुंबई जैसे शहर में कहाँ ढूंढे, आखिरकार वह कौन है और कहाँ का रहने वाला है। और अब पुलिस को उस टेलर के शॉप पर खड़े रहने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ से उसे सिर्फ नाम का ही पता चलता था, लेकिन उसका एड्रेस नहीं मिला था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाया हुआ होगा और अपनी फ़ोटो पोस्ट की होगी, और यही सोचकर क्राइम ब्रांच वाले सोशल मीडिया पर अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फेसबुक का सहारा लिया गया और फेसबुक पर बेनेट नाम सर्च किया गया
और यह तो जाहिर सी बात है कि इस नाम से फेसबुक पर बहुत सारे व्यक्ति होंगे और उनमें से वह व्यक्ति कौन हो सकता है। पुलिस के लिए यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही पता था। इसके अलावा पुलिस वाले के आसपास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है और फिर एक एक करके उन सभी की प्रोफाइल को, यानी कि उसमें नाम के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी की प्रोफाइल की जांच करना शुरू करती है कि आखिरकार उन्होंने किसी तरह के फोटो अपलोड की है। पुलिस उन सभी के डेटा को अच्छे तरह से चेक करती है ताकि उन्हें कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे यह पता चल सके कि वो जिसको तलाश कर रहे हैं वह व्यक्ति उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन दोस्तों यह काम इतना भी आसान नहीं था। इस काम को करने के लिए अलग से टीम बनाई गई थी। इस नाम से जितने भी प्रोफाइल है उन सभी की अच्छे से जांच की जाए, इसलिए पूरी मेहनत और लगन से यहाँ जांच कराई जा रही थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। उन्हें एक ऐसा प्रोफाइल पेज मिलता है जिसके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था कि हो ना हो यह व्यक्ति है जिसको वो लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हाथ उन्हें उस सूटकेस के अंदर मिला था सेम उसी तरह का या फिर उससे मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज में देखने को मिलता है, यानी कि उस व्यक्ति का हाथ भी उन्हीं वैसा ही लग रहा था। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को देखा गया तो पुलिस को एक ऐसी फोटो मिल जाती जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े समुद्र के किनारे पे पड़े उस सूटकेस में पाए गए थे। और इससे यह तो कन्फर्म हो गया था कि पुलिस जिसको तलाश कर रही थी वह व्यक्ति वही है। थोड़ी और जांच करने पर पता चलता है कि वो एक म्यूजिशियन है जो कि गिटार वगैरह बजाकर अपनी जीविका चलाता है। उसकी प्रोफाइल को अच्छे से देखने पर एक और आईडी मिलती है जिसकी फोटो खींचकर उसने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड की हुई थी और उसी दूसरी आईडी के अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई थी, यानी उसके घर के एड्रेस से लेकर उसके फ़ोन नंबर तक। उसके बाद पुलिस उस फ़ोन नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वह फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए पुलिस वाले बिना देरी किए उस आईडी में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन जिस घर का पता उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद मिलता है वह घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस वाले को फिर से निराश होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इन घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए, और साथ ही पुलिस वालों ने यहाँ उस फेसबुक प्रोफाइल से जो फोटो निकाली थी उस फोटो को दिखाते हुए उन पड़ोसियों से पूछते हैं कि यह व्यक्ति यहीं पर रहता है। उस फोटो को देखने के बाद वह पड़ोसी बताते कि हाँ, यह घर इन्हीं व्यक्ति का है और इनका नाम बैनेट है, लेकिन कुछ दिनों से वह लापता है। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी एक बेटी भी जिसका नाम आराध्या पाटिल है और वह पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। पड़ोस के लोगों ने कहा कि वह दोनों बाप और बेटी इसी घर में रहा करते थे, लेकिन शायद हो सकता है वो दोनों अब कहीं और चले गए हो। पड़ोसी कहते हैं कि इससे आगे की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाप के साथ साथ बेटी का भी यही हाल किया गया हो और उसकी लाश को भी इसी तरीके से कहीं और फेंक दिया गया हो, यानी यह मामला और ज़्यादा भी उलझता जा रहा था। अभी तो सिर्फ सवाल पर सवाल खड़े थे, लेकिन जवाब अभी एक भी नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने घर का ताला तोड़कर घर के अंदर जाना ही सही समझा। फिर ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर चले गए। इसके बाद अच्छी तरीके से घर की छानबीन की जाती है और छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिलता है जिस पर लिखा था, जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। डैडी आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। इन लिखी हुई लाइनों से उन पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच वाले यह सोच रहे थे कि शायद दैनिक ट्रिब्यून की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो उसके पिता के साथ हुआ है, लेकिन उस नोटबुक में लिखा ये लाइन पढ़कर साफ पता चल रहा था कि आराध्या बैनेट की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी होती तो उस मैसेज में यह लाइन कभी नहीं लिखती कि जिसने मुझे परवरिश की और जिन्होंने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। और अब इससे यह तो साफ हो चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बैनेट की गोद ली हुई बेटी ने ही उनके साथ यह दरिंदगी की थी। लेकिन अब यह जानना बहुत जरूरी था कि आराध्या ने यह सब क्यों किया था, लेकिन अभी तक आराध्या पकड़ी नहीं गई थी। इसके बाद पुलिस को आराध्या का नंबर भी उन्हीं के घर से मिल जाता है और जब उन नंबर को ट्रेस किया जाता है तो वह नंबर बंद आ रहा था, लेकिन जब कुछ समय के बाद नंबर ऑन हुआ तो उस नंबर की लोकेशन घाट कोपर में दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और उन्हें आराध्या पाटिल वहीं पर मिल जाती है। पुलिस वाले को देखकर आराध्या पाटिल थोड़ी घबराई जरूर थी, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है और पुलिस वाले जब उससे यह सवाल करते कि तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों रह रही हो और तुम्हारे पिता बैनेट कहाँ पर है, आराध्या ने बताया कि मेरे पिताजी यानी बैनेट म्यूजिक के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह रही हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने आराध्या को वह नोटबुक दिखाई जिसमें उसमें आई एम बैड गर्ल और सॉरी वगैरह लिखा हुआ था, उसे देखते ही बैनेट की बेटी यानी कि आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को सारी सच्चाई का पता चल चुका है और अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आराध्या ने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि
हाँ, मैंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है और उसकी लाश छुपाने के लिए मैंने ही उसे अलग अलग सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंक दिया था। आराध्या पाटिल ने बताया कि उसके पिता ने यानी कि बेनेट ने उसे गोद लिया था, उसकी परवरिश भी की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद एक दिन आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, वह दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। हालांकि उस लड़के की उम्र उस समय 16 साल की ही थी और आराध्या उससे कई साल बड़ी थी। उन दोनों में बातें होना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन आराध्या ने अपनी उसी 16 साल के प्रेमी को यह बताया कि उसके पिता ने भले ही उसे गोद लिया है लेकिन वो उनका शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी है। यह बातें सुनकर आराध्या का 16 साल का प्रेमी गुस्से से पागल हो जाता है और वह आराध्या से कहता है कि तुम यह सब कैसे सहन कर रही हो, उसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद लिया था तो फिर वह तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकता है और तुम्हारे पिता को अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को वो दोनों मिलकर पहली बार बेनेट को खत्म करने का प्लान बनाते हैं लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं होते। तो फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट घर पर मौजूद नहीं थे तो उस समय आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर पहुंचा और वह दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से आराध्या पाटिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने उनके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया। और जैसे ही उसके पिता बेनेट घर पर आते हैं तो आराध्या अपने पिता से झगड़ने लगती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने एक अच्छे पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की। ये बातें सुनकर बेनेट अपना गिटार उठाता है और आराध्या के प्रेमी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि बेनेट समझ गया था कि इसी लड़के ने आराध्या को भड़काया है, क्योंकि उस दिन से पहले तो आराध्या ने इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रिबेल उस लड़के को मारने के लिए दौड़ता है तो पीछे से उसकी बेटी आराध्या ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा और वह नीचे गिर गया था। उसके नीचे गिरते ही आराध्या ने उस डंडे से अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसकी वजह से बेनेट अपना होश खो बैठता है और फिर आराध्या पाटिल जल्दी से घर में रखी हुई कीटनाशक वाली स्प्रे की बोतल को उसके मुंह में पूरी तरह खाली कर डालती है। हालांकि उस समय भी बेनेट जिंदा था लेकिन इसके बाद उन्होंने उसे चाकुओं से गोद कर खत्म कर दिया था। वह दोनों उसे घसीटकर बाथरूम में ले गए और उसे बाथरूम में डाल दिया। दैनिक ट्रिब्यून की लाश वहीं पर पड़ी रही। फिर अगले दिन वह दोनों बाजार गए, वहां से वह दोनों सूटकेस और चाकू खरीद कर लाते हैं। फिर बेनेट की लाश को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटे, लेकिन जब चाकू नहीं चल रहा था तो बार बार चाकू गर्म करके काटा जा रहा था। और उसने यह भी बताया कि उन्होंने उनकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा था और फिर सूटकेस में भरकर वह मीठी नदी में फेंक दिया और फिर नदी से होकर वह बैग समुद्र में आ गया और समुद्र की लहरों से बहता हुआ सूटकेस मुंबई के महिमा बीच के किनारे पहुंच गया था। अगर उस सूटकेस के अंदर उन कपड़ों को नहीं डाला जाता तो शायद बेनेट की हत्या का राज ही बना रह जाता, क्योंकि आराध्या की प्रेमी की उम्र अभी 16 साल ही थी, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था तो उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि आराध्या बालिग हो चुकी थी इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस की तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इससे पता चलता है कि अगर पुलिस इसी तरह इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करे तो वह किसी भी अपराधी को पाताल से ढूंढकर उसे वहां से भी निकाल सकती है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।